Yeah, today I'm going to cover 33rd lecture on literary terms, and in this lecture I will talk about euphemism and expressionism. आज जो हम बात करेंगे वो यूफेमिज्म और एक्सप्रेशनिज्म को लेकर के बात करेंगे। सुजीत, हाँ, तो जो आज का लेक्चर है वो लेक्चर जो है लिटरेरी टर्म्स को ही लेकर के है, और तीन चार टर्म्स है। एक तो यूफेमिज्म है, दूसरा एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे कई क्वेश्चन एलटी में भी। एक्सप्रेशनिज्म एक एलटी में पूरा एक मूवमेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आज का होगा। और मैं जो है पीडीएफ फाइल शेयर कर रहा हूँ, जस्ट टेल मी। या आई होप इट्स विजिबल। इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, now Visible, you sir. find, now you find the first word which I have opted, the first word which I have taken, that is euphemism. Someone ask you what is euphemism, yeah, how do you take euphemism, yeah, how can जो euphemism है, already I told you, if you find any ism in any word, because ism you find that is that is what, that is you can say ki it's not prefix, but it is added in the last of the word, suffix. If you find this suffix with any word, it means that he practicing or believing in a particular ideology. एक नई विचारधारा में विश्वास करना, एक नए विचारधारा को जो है आ, बढ़ाना या उस पे बात करना। If I say कि euphemism an inoffensive expression, inoffensive, ऑफेंस का मतलब क्या होता है? ऑफेंस का मतलब होता है कि किसी को यू आर गोइंग टू एब्यूज, यू आर गोइंग टू ह्यूमिलिएट, या यू आर गोइंग टू यूज सम रॉन्ग वर्ड्स फॉर दैट पर्सन। तो जो यूफेमिज्म है उसमें कोई भी बात जो है बहुत ही शालीनता से रखी जाती है, बगैर कोई ऑफेंस किए हुए, बगैर किसी को चोट पहुंचाए हुए ऐसा कहा जाता है, या उसका कहने का तरीका इतना स्वीट होता है कि जो दुख वाली बात होगी, या जो आप कह सकते हैं कि हार्ट करने वाली बात होगी, वो हार्ट करने वाली बात भी इस अंदाज से रखी जाती है कि सामने वाले को बुरा ना लगे। तो उसके लिए क्या है, यूफेमिज्म जो है इन अफेंसिव एक्सप्रेशन, एन इन अफेंसिव एक्सप्रेशन। जो यूफेमिज्म है, इट्स व्हाट, इट्स एन inoffensive expression used in place of a blunt one that is felt to be disagreeable or embarrassing। कह रहे कि इसका जो यूज किया जाता है यह जो है किसी, आप कह सकते हैं कि ब्लंट, या एक ऐसा चीज जो है जिससे डिसएग्रीएबल हुआ जाए या इम्बैरासिंग हो, दिस थिंग्स वी सी। तो ऐसा कोई चीज जो लोगों को इम्बैरास करे। इम्बैरास का मतलब होता है कि जिससे लोग परेशान हो जाएं, या आप किसी से डिसएग्रीएबल हैं, असहमत हैं, तो उसका जो असहमति का तरीका ऐसा कहा जाए कि सामने वाले को ना लगे, तो उसका भी एक अंदाज होता है कहने का। तो यू फाइंड हियर कि इन प्लेस ऑफ अ ब्लंट, ब्लंट का मतलब क्या होता है? ब्लंट समथिंग की, यू कैन से कर्कश, ब्लंट समथिंग दैट इज हार्श। तो जो आपका हार्श वे ऑफ सेइंग है, हार्श वे ऑफ सेइंग ना हो करके, ऑफेंसिव एक्सप्रेशन ना हो करके, बल्कि क्या होता है, इन ऑफेंसिव एक्सप्रेशन होता है। तो एन इन ऑफेंसिव एक्सप्रेशन used in place of a blunt one that is felt to be disagreeable or embarrassing. Euphemism occur frequently with reference to such subjects as religion। जो euphemism है यह जो है रिलीजन में भी आकर होता है। इसको देखा जाता है कि हम अक्सर करके जो है इसका जो सब्जेक्ट है वो रिलीजन को लेकर या उस जगह पर भी इसका यूज किया जाता है। जैसे गॉश डॉर्न, गॉश डॉर्न एक जो है क्या है, ये एक आपका एक यूफेमिज्म एक शब्द है।
और उसकी जगह जो है अगर आप यूज करें किसके लिए, गॉड डैम, गॉड डैम। तो जो जो आपका एक गॉड डैम्न, जब आप गॉड डैम्न कहते हैं तो यह ऑफेंसिव एक्सप्रेशन है। क्यों ये ऑफेंसिव एक्सप्रेशन है? जैसे कहा नहीं जाता कि ईश्वर की का अभिशाप तुम्हारे ऊपर हो। अगर अगर किसी को आप ये कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो है ईश्वर का अभिशाप हो, या ईश्वर जो है तुम्हें तुम्हारा बुरा करे, जब आप डायरेक्ट ये बात कहते हैं तो ये आपका ऑफेंसिव एक्सप्रेशन है। तो ये जो गॉड डैम्ड है वह उसी सेंस में होता है, लेकिन गॉड डैम्ड की जगह यूफेमिज्म में कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, गॉश डॉर्न, गॉश डॉर्न फॉर गॉड डैम्ड। तो गॉड डैम्ड ऑफेंसिव एक्सप्रेशन है, लेकिन गॉश डॉर्न इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन है। तो गॉश डॉर्न इज एन एग्जांपल ऑफ यूफेमिज्म। फॉर एग्जाम्पल के लिए इन हिंदी इफ आई यूज द वर्ड कि ईश्वर तुम्हारा, जैसे लोग कहते हैं कि ईश्वर तुम्हारा सत्यानाश करते, इन द सेंस कि अगर ये वर्ड यूज आप करते हैं तो यह क्या है, यह ऑफेंसिव एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर वहीं पर आप ये वर्ड यूज करते हैं कि ठीक है, आ, अगर मैं गलत हूं तो मेरे साथ ईश्वर, अगर मैंने गलती की होगी तो ईश्वर मुझे दंड देगा, अगर आपने गलत किया होगा तो आपको दंड देगा। तो ये जो बात का तरीका है, ये कहने का एक अंदाज और ये कहने का ईश्वर तुम्हारा सत्यानाश करे, ये बात वही हो रही है, वही चीजें आप कहना चाहते हैं, लेकिन आपके कहने का अंदाज बदल गया। तो जब दूसरा वाला आप कहते हैं कि अगर मैंने गलत किया तो ईश्वर मुझे दंड देगा, अगर आप गलत होंगे तो ईश्वर आपको दंड देगा, उसमें आपके जो कहने का अंदाज है वह इन ऑफेंसिव हो गया, वह यूफेमिज्म का तरीका हो गया। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो यूफेमिज्म है वह इन ऑफेंसिव एक्सप्रेशन है यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ ब्लंट। जैसे बहुत सारे लोग ब्लंट एक्सप्रेशन कर देते हैं, और यह जो ब्लंट एक्सप्रेशन होता है उसमें डिसएग्रीएबल हो जाता है, इम्बैरेसिंग होता है, तो उसकी जगह यू सी और यू फाइंड कि यूफेमिज्म एक तरीका है जहां पर आप इसका वो कर सकते हैं। ऑफ्टन ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ऑफ्टन ये जो है आ, आप कह सकते हैं कि रिलीजियस सब्जेक्ट मैटर में भी देखने को मिलता है। एक बहुत पॉपुलर शब्द है जैसे डेथ है। अगर इफ यू से कि माय फादर, इफ यू से कि माय फादर डाइड, इफ यू से कि माय फ्रेंड गॉट द डेथ, तो जो डेथ है, जैसे ही कोई आदमी डेथ को सुनता है तो वो जो है क्या होता है, वह ऑफेंसिव एक्सप्रेशन है, उसको शॉकिंग इम्बैरेसिंग लगता है। लेकिन अगर आप वहीं पर ये कहते हैं कि माय फादर पास्ड अवे अ ईयर एगो, मेरे पापा एक साल पहले गुजर गए, इफ यू यूज दिस वर्ड, तो ये जो वर्ड यूज होता है, यह वर्ड क्या होता है, पास अवे का मतलब ही डेथ है। लेकिन जो डेथ है वह आपका ऑफेंसिव एक्सप्रेशन है, और उसकी जगह जो वर्ड पास अवे आया है वह इनऑफेंसिव है, यह यूफेमिज्म है। तो डेथ के लिए कौन सा वर्ड आया, पास अवे इंस्टेड ऑफ डाई। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि बॉडीली फंक्शन यू फाइंड, तो इसको भी आप देखते हैं कि बॉडीली फंक्शन, देन यू फाइंड कंफर्ट स्टेशन, ये भी आजकल बहुत पॉपुलर है, कंफर्ट स्टेशन इंस्टेड ऑफ टॉयलेट। अगर आप वर्ड टॉयलेट यूज करते हैं कि मैं टॉयलेट यूज करना चाहता हूं, तो कोई भी आदमी जैसे ही आप वर्ड टॉयलेट नाम लेते हैं तो सामने वाला जो है उसको किसी ना किसी वे में नेगेटिव वे में लेता है। नेगेटिव इन द सेंस लेने का मतलब ये उसका अपना एक इमेज आता है, ये तमाम। तो टॉयलेट वर्ड की जगह जो है आजकल जो वर्ड लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है, कंफर्ट स्टेशन। टॉयलेट की जगह जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो कौन सा वर्ड यूज किया जा रहा है, कंफर्ट स्टेशन। तो यू फाइंड व्हाट यू फाइंड की बॉडली फंक्शन में इफ यू टॉक अबाउट कंफर्ट स्टेशन इंस्टेड ऑफ टॉयलेट, इफ यू से वर्ड सेक्स, तो सेक्स ऑफेंसिव है, सेक्स की जगह है टू स्लीप विद, टू स्लीप विद। तो ये जितने भी वर्ड आए हुए हैं, मैंने आपको उदाहरण दिया कि क्या, तो टू स्लीप विद इंस्टेड ऑफ टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, कह रहे हैं कि ये वर्ड यूज करना कि सेक्स या सेक्सुअल इंटरकोर्स की जगह जो वर्ड है टू स्लीप विद। तो you find these are the words which are used for what, which are used in an other way, yeah, that is in offensive expression instead of blunt saying, blunt expression,
या you find कि we say something in such a way in which we see the people feel embarrassing, yeah, the people just feel to be disagreeable. So instead of these things, we find that there is another way of expression, that is inoffensive expression, and such expression in literature is called euphemism. तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि टॉयलेट के लिए कंफर्ट स्टेशन, टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद की जगह टू स्लीप विद, या यू फाइंड कि गॉड डैम की जगह जो है आपका गॉश डार्न। हाँ, तो दीज थिंग्स यू फाइंड। तो व्हाट आई वांट टू से कि ये एक कहने का तरीका है जो हम लोग यूज भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं, वी यूज इट इन आवर डेली लाइफ। तो यूफेमिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको समझना चाहिए। तो इन दिस क्लास व्हाट आई हैव टेकन यूफेमिज्म मैंने कवर किया और मैंने आपको बताया कि यह इन ऑफेंसिव एक्सप्रेशन। नाउ द सेकंड वर्ड इज यूफोनी एंड कैकोफोनी। इफ आई टॉक अबाउट यूफोनी, तो यूफोनी वो शब्द होता है जो जिससे कि प्लीजेंट साउंड निकलेगा, जो हमारे कानों को अ, अच्छा सुनाई पड़ेगा, या हमारे जिसमें मधुर आवाज होगी, उस सारे साउंड को यूफोनी कहा जाता है। तो यूफोनी इज अ टर्म, यह एक ऐसा टर्म है अप्लाइड टू लैंग्वेज विच स्ट्राइक द ईयर, जो कि जब ईयर को स्ट्राइक करेगा तो कैसे स्ट्राइक करेगा, स्मूथ, प्लीजेंट और म्यूजिकल। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये तीन शब्द ध्यान में रखना है कि यूफोनी जो है यह एक शब्द है, यह एक टर्म है जो अप्लाई किया जाता है, और यह जब हमारे कानों को स्ट्राइक करता है तो कैसे लगता है, प्लीजेंट एंड म्यूजिकल। अगेन आई टू से स्मूथ, प्लीजेंट एंड म्यूजिकल। जैसे, और हाँ, जब भी यूफोनी उसी वर्ड में आएगा जिसमें एल, एम, एन, ए, ई, आई, ओ, यू का ज्यादा यूज किया जाएगा। ये लेटर आप चाहे नोट कर लीजिए, या इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि यूफोनी वही शब्द होते हैं जिसमें एल, एम, एन, ए, ई, आई, ओ, यू का ज्यादा यूज किया जाता है, दैट इज यूफोनी। LMNAEIOU। नेक्स्ट सर कोई पॉइंट आई वुड लाइक टू, या सर कोई एग्जांपल या उसका उदाहरण दिया गया, या उदाहरण जैसे यू फाइंड वर्ड, यू फाइंड मर्मा, हियर यू फाइंड मामा, द मर्मर ऑफ इनन्यूमरेबल बीज। तो यू फाइंड कि मरमर में एम आया हुआ है, यू भी आया हुआ है, एम यू दो बार आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इनन्यूमरेबल में डबल एन आया हुआ है, आई आया हुआ है, फिर यू है, फिर एम है, फिर ई है, फिर ए है, बीस में डबल ई आया हुआ है। तो मैंने बताया ना कि ये जो शब्द है द मर्मर इनन्यूमरेबल बी ऑफ इनन्यूमरेबल बीज, इट्स एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इट्स एन एग्जांपल ऑफ यूफोनी। आई थिंक यू गॉट। उसी का अपोजिट कैकोफोनी होता है। कैकोफोनी उन शब्दों के लिए यूज किया जाता है जहां पे हार्श टोन, हार्श साउंड निकलता है, अनप्लीजेंट साउंड निकलता है, या जो कि जो है क्या है आपका स्मूथ ना हो करके रफ होगा, जर्की होगा, उसका जो कर्कश आवाज, कर्कश ध्वनि को देगा, दैट इज व्हाट, दैट इज कैकोफोनी। सो यू फाइंड कैकोफोनी और डिसोनेंस। कैकोफोनी या डिसोनेंस जो लैंग्वेज होता है, या क्या होता है, हार्श होता है, रफ होता है, अनम्यूजिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल अर्नोल्ड डाउ बीच, अर्नोल्ड का जो डाउ बीच पोयम है उसमें एक लाइन है, ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट गर्डल फॉर्लट। अब देखिए आप उसका ध्वनि ही कैसे निकल रहा है, ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट गर्डल फॉर्लट, ऐसा लग रहा है फटाफट सा निकल रहा है। तो दिस वर्ड ब्राइट गर्डल फॉर्लट, ये जो आया हुआ है, ये आपका क्या है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कैकोफोनी। कैकोफोनी में ज्यादातर तीन लेटर का यूज किया जाता है, डी, टी, आर, और इयोफोनी में एल, एम, एन, और वाउल ए, ई, आई, ओ, यू। तो हियर यू फाइंड कि आर का, डी का बहुत ज्यादा यूज किया गया। सो इन दिस वे यू कम टू नो अबाउट euphemism, you come to know about euphony and cacophony.
I think I have to take another word. या थोड़ा सा इसका पेज का सीक्वेंस गड़बड़ हुआ है। मैं यहाँ से कवर करूंगा एक्सप्रेशनिज्म, ये चीजें। जो नेक्स्ट वर्ड है वो आपका है एक्सप्रेशनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, एलटी के सिलेबस में एक पूरा मूवमेंट के रूप में है। तो ये कैसे शुरू हुआ, कहाँ से हुआ, और कभी कभार ये पूरा एक आंसर के रूप में लिखने के लिए आता है, एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर। तो यू मस्ट नो, यू फाइंड कि जो एक्सप्रेशनिज्म है, एक तो पहला पॉइंट अ जर्मन मूवमेंट, यह जो मूवमेंट था कैसा मूवमेंट था, जर्मन मूवमेंट था। इन लिटरेचर एंड अदर आर्ट, किसमें आया था ये, लिटरेचर में था और अदर आर्ट में। अदर आर्ट में भी ज्यादातर कौन सा, विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट जो हम लोग पेंटिंग वगैरह करते हैं उसको विजुअल आर्ट कहा जाता है। तो जो एक्सप्रेशनिज्म था, इट वाज अ जर्मन मूवमेंट इन लिटरेचर एंड अदर आर्ट्स, स्पेशली द विजुअल आर्ट, which was at its height between, जो अपने हाइट पर था 1910 एंड 1925, 1910 से लेकर 1925 ईस्वी तक यह मूवमेंट अपने उरूज पर था, अपने शबाब पर था। इसको मैं यहाँ से इरेज करना चाहूंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। मैं यस का करेक्शन का मार्क लगाऊंगा। पहली बात तो यह जो मूवमेंट था जर्मनी से शुरू हुआ था। दूसरा चीज, यह मूवमेंट लिटरेचर में आया था। तीसरा चीज, यह मूवमेंट विजुअल आर्ट्स में आया था। चौथा चीज, इस मूवमेंट का जो समय था वो 1910 से लेकर 1925 ईस्वी तक यह अपने शबाब पर था, अपने उरूज पर था। 10 से 25 का मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। दैट इज इन द पीरियड जस्ट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। नाउ यू सी कि इट्स चीफ प्रिकर्सर्स वर आर्टिस्ट, इसके जो चीफ प्रिकर्सर थे वो आर्टिस्ट थे, राइटर्स थे, हु हैड इन वेरियस वेज डिपार्टेड फ्रॉम रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ लाइफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जो एक्सप्रेशनिज्म था उसकी खासियत ये थी कि दे डिपार्टेड फ्रॉम व्हाट, दे डिपार्टेड फ्रॉम रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ लाइफ। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड कि एक्सप्रेशनिस्ट या एक्सप्रेशनिज्म का ये था कि जो रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ लाइफ था, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, या इफ द नॉवलिस्ट या इफ द राइटर, इफ द पोएट इज टॉकिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी, तो जो ग्राउंड ऑफ रियलिटी की बात थी उससे वो डिपार्ट होते थे। वो कोई भी चीज ऐसा नहीं था कि जो नंगी आंखों से दिखाई पड़ रहा ओपन आई से, या जो रियलिटी है उस वैसा प्रेजेंटेशन उनके रचना में नहीं था, बल्कि वे उससे अपने आप को अलग करके प्रेजेंट करते हैं। तो यू फाइंड कि what की various ways departed from realistic depictions of life and the world by incorporating in their art visionary। इसके अलावा उनका जो आर्ट विजनरी था उसको उन्होंने प्रेजेंट किया, और पावरफुली इमोशनल स्टेट्स ऑफ माइंड। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है डिपार्टेड फ्रॉम रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ लाइफ, लेकिन उनका जो आर्ट था, आर्ट विजनरी, और साथ ही साथ उन्होंने इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड को लाया। मतलब उन्होंने जो है रियलिटी की जगह इमोशंस को तरजीह दी, इमोशनल एस्पेक्ट को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। दैट आर एक्सप्रेस्ड एंड ट्रांसमिटेड बाय मींस ऑफ डिस्टॉर्टेड प्रेजेंटेशन ऑफ द आउटर वर्ल्ड। जो आउटर वर्ल्ड था, जो भी उनको दिखाई पड़ रहा था, वो जो दिखाई पड़ रहा है उसको उन्होंने उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स और अपने जज्बात को उस दिखाई पड़ने वाली चीज से जोड़ा, और अपने इमोशंस को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। दैट आर एक्सप्रेस्ड एंड ट्रांसमिटेड बाय मींस ऑफ डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ आउटर वर्ल्ड। एमंग दीज प्रिकर्सर्स, कह रहे हैं कि इसके जो प्रिकर्सर्स थे, जो फॉलोअर्स थे, कौन कौन से थे पेंटिंग में, स्पेशली पेंटिंग में कौन कौन से थे, विंसेंट वान गफ, ये पूछा जा चुका है। पेंटिंग में ये पहले शुरू हुआ, विजुअल आर्ट्स में विंसेंट वान गफ थे, पॉल गाउगिन थे, PAUL, पॉल गाउगिन थे, और नॉर्वेजियन के एडवर्ड मंच थे। ये लोग थे जो कि विजुअल आर्ट से जुड़े हुए थे। तो मैं फिर से बता दूं, एक्सप्रेशनिज्म जो मूवमेंट है जर्मनी से शुरू हुआ, और यह लिटरेचर और विजुअल आर्ट दोनों में आता है। इसका जो समय था 10 से 25 तक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तक। इसके जो चीफ प्रिकर्सर थे, उनकी एक खासियत थी कि उन्होंने डिपार्ट किया, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ लाइफ से, और उसकी जगह उन्होंने इमोशनल एस्पेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। और
जो पेंटिंग में इसके प्रैक्टिशनर थे, चूंकि सबसे पहले इसका यूज पेंटिंग में हुआ था, तो पेंटिंग में जो लोग थे उनमें विंसेंट वान गॉज, पॉल गाउगिन, नॉर्वेजियन एडवर्ड मल थे। इसके अलावा प्रोमिनेंट एमंग द लिटरेरी प्रिकर्सर, लिटरेचर से जुड़े हुए जो लोग थे उनमें जो थे 19th सेंचुरी के, कौन कौन से 19th सेंचुरी के फ्रेंच पोएट्स, फ्रांस के जो पोएट्स थे, चार्ल्स बॉडलेयर थे, आर्थर रिम्बाउड थे, द रसन नॉवलिस्ट, रसा की एक नॉवलिस्ट थे जिनका नाम था फ्योडोर डास्टोवस्की, फ्योडोर डास्टोवस्की थे, जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे थे। यू फाइंड दिस, ये सबके सब उनसे जुड़े हुए थे। जितना नाम हियर आई टोल्ड यू, you don't have to miss even a single name. Whatever I talk about Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Russian novelist Fyodor Dostoevsky, the German philosopher Friedrich Nietzsche, and above all the Swedish dramatist August Strindberg, और जो स्वीडिश ड्रामेटिस्ट है अगस्ट स्ट्रिंडबर्ग। दीज थिंग्स यू हैव टू कीप। तो दो फील्ड उसका है, एक तो विजुअल आर्ट्स में उसके अपने प्रिकर्सर्स अलग हैं, विजुअल आर्ट्स के अलावा जो ड्रामा है, जो नॉवेल है, उसमें अलग से आते हैं, पोइट्री में अलग से आते हैं। तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रखना है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि एक्सप्रेशनिज्म जो मूवमेंट था जर्मनी से शुरू हुआ था, और जो एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट था ये जर्मनी से शुरू हुआ, 10 से लेकर 25 तक चला। विजुअल आर्ट्स और लिटरेचर में इसका हिस्सा था। दिस थिंग्स यू सी, उसके प्रैक्टिशनर्स को लेकर के मैंने आपको बताया हुआ है। नाउ यू फाइंड कि यहाँ से इसका जो सालियन फीचर था या जो कैरेक्टरिस्टिक था, क्या क्या था। एक्सप्रेशनिज्म वाज अ रिवोल्ट, जो एक्सप्रेशनिज्म था यह एक रिवोल्ट था अगेंस्ट द आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म के खिलाफ रिवोल्ट था, बोथ इन सब्जेक्ट मैटर एंड स्टाइल। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि यह एक तरह से डिपार्टेड थे फ्रॉम द डिपिक्शन ऑफ रियलिटी ऑफ लाइफ। तो अगर कभी ये आता है कि एक्सप्रेशनिज्म क्या था, एक तरह का रिवोल्ट था, किसके खिलाफ रिवोल्ट था, आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ रियलिज्म। जो एक रियल पिक्चर या एक रियल तस्वीर जो प्रेजेंट की जा रही थी, उसकी जगह इमोशनल एस्पेक्ट को प्रेजेंट किया गया, तो वह उसके अगेंस्ट में था, बोथ इन सब्जेक्ट मैटर एंड स्टाइल। The expressionist artist or writer undertakes to express a personal vision, usually a trouble or tensely emotional vision। उन्होंने क्या किया, इमोशनल विजन को इंपॉर्टेंस दिया ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन सोसाइटी। रियलिज्म की जगह ह्यूमन इमोशनल विजन को उन्होंने दिया। दिस इज डन बाय exaggerating and distorting what according to the norms of artistic realism are objective features of the world, and by embodying violent extremes of mood and feeling. Often the work implies that what is depicted or described represented the experience of individual standing। पूरी सोसाइटी को ना प्रेजेंट करके एक इंडिविजुअल स्टैंडिंग को उन्होंने महत्व दिया। मैं क्या सोच रहा हूँ, ये नहीं कि पूरा समाज क्या सोच रहा है, एक इंडिविजुअल स्टैंडिंग जो था उसको उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया। एलोन एंड ऑपरेट इन एन इंडस्ट्रियल, और जो इंडस्ट्रियल और जो टेक्नोलॉजिकल और जो अर्बन सोसाइटी थी, जो इस तरह के चेंजेस आ रहे थे इनकी वजह से, चूंकि रियलिटी का बात तभी होती है जब आप मैकेनिकल और साइंटिफिक लाइफ की बात करते हैं। तो उस समय जो इंडस्ट्री, जो टेक्नोलॉजी, जो अर्बन सोसाइटी थी, और उसकी वजह से जो एक क्योटिक सिचुएशन पैदा हुआ था, उस सबको लेकर उन्होंने उसके इमोशनल एस्पेक्ट पे जोर दिया, ना कि डिपिक्शन ऑफ रियलिटी ऑफ लाइफ को। Those expressionists who were radical in their politics also projected utopian views। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उसपे यूटोपियन व्यूज लाया कि हमें जो है ऐसी बात करना चाहिए कम्युनिटी के लिए जहाँ पे सब कुछ अच्छा हो, दुख नाम की कोई चीज ना हो। तो उन्होंने बताया कि इन समस्याओं का इलाज भी है, और इन समस्याओं का इलाज कैसे हो सकता है, यूटोपियन व्यूज को लेकर उन्होंने बात किया। फ्रांज काफ्का नाम के एक आदमी, एक बड़े राइटर है जो प्रोज के। क्वेश्चन इज हियर सर, ये जो एक्सप्रेशनिज्म है सर, इसमें ये यूटोपियन सर कैसे मिक्सअप हुआ सर, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। क्या चीज? जो एक्सप्रेशनिज्म है सर, इसमें यूटोपियन व्यू कैसे ऐड हुआ सर, वो थोड़ा सा बता दीजिए। कौन सा व्यू ऐड हुआ, मैं सुन नहीं पाया मैडम, फिर से एक बार पार्डन। सर आपने जो लास्ट में हाँ, यूटोपियन मैं बता रहा हूँ।
हाँ, यूटोपियन जो होगा, जैसे आप ये समझने की कोशिश करिए, यूटोपिया एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है कि अ प्लेस लाइक हेवन। अब जैसे अगर आपको ये पता है कि इंडस्ट्री की वजह से, या अगर आपको ये पता है कि तमाम तरह के इन्वायरमेंटल क्राइसिस है, लोगों को जो है पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, लोगों को जो है एक तरह से स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा, ये एक समस्या है। अगर इस पर कोई लिखेगा, उसने उन्होंने क्या किया, अगर वो एक्सप्रेशनिस्ट मूवमेंट से जुड़ा होगा तो क्या करेगा, वो ये नहीं दिखाएगा कि क्या समस्या या कहाँ पे सूखा आया, वो ये नहीं दिखाएगा, बल्कि वो दिखाएगा कि जो सूखा है, जो प्रॉब्लम है, उस सूखे उस प्रॉब्लम की वजह से बच्चे रो रहे हैं या औरतें करा रही इमो, और ये भी बताएगा कि इसके पीछे का जो रीजन है, वो रीजन क्या है। वो रीजन ये है कि इंडस्ट्री का यूज, इन्वायरमेंट को हमने ज्यादा महत्व नहीं दिया, इस पर बात करेगा। लेकिन फिर बताएगा कि हम एक ऐसी दुनिया बसा सकते हैं जहां पर इन सारे पे निजात मिल सकती, आजादी मिल सकती है, और वहां पे कोई होगा, वह यूटोपियन कॉन्सेप्ट होगा। आई थिंक यू गॉट। जी सर, जी सर। अब उसके बाद उन्होंने ये बताया कि इस मूवमेंट जो है फ्रांज काफका, जो प्रोज राइटर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रोज राइटर में फ्रांज काफका पर सबसे ज्यादा असर हुआ। देखिए, जो सर्किल कर रहे हैं वही अगर आप उतना कर लेंगे तो समझ लीजिए सब तैयार हो गया, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इस मूवमेंट का ड्रामा इस पर असर हुआ, ड्रामा पर अगर आप देखेंगे तो जो ड्रामेटिस्ट है जॉर्ज केजर, उन पर पड़ा, अर्नेस्ट टॉलर पर पड़ा, बर्टॉल्ट ब्रिज, ये इनका बर्टॉल्ट ब्रिज का नाम आपको ध्यान में रखना है। अमेरिकन ड्रामेटिस्ट यूजीन ध्यान में रखना है, ये दो नाम, बर्टॉल्ट ब्रिज, यूजीन ओनील का नाम है, अब सब भूल जाइए, कोई मतलब नहीं। ड्रामा में दो लोगों पर, प्रोज में फ्रांज काफ्का पर पड़ा। फिर उसके बाद आपने लास्ट वाला जो पैसेज है, एक्सप्रेशनिज्म हैड बिगन टू फ्लैग, एक्सप्रेशनिज्म का पतन, बिगन टू फ्लैग मतलब उसका पतन शुरू हुआ कब, 1925 में, एंड वाज फाइनली सप्रेस्ड इन जर्मनी, और जब वहां नाजीवादी आंदोलन चला और 1930 के आसपास तक खत्म हो गया था। बट इट हैज कंटिन्यू टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस, लेकिन बाहर इसका असर देखने को मिलता ऑन इंग्लिश एंड अमेरिकन एज वेल एज यूरोपियन आर्ट एंड लिटरेचर, मतलब इंग्लैंड में, अमेरिका में कुछ जगहों पर उसका असर देखने को मिलता है। इट हैज रिसीव्ड विल्डर्स, विल्डर्स का जो प्ले है उनका, इसके आप असर था। आर्थर मिलर का डेथ ऑफ अ सेल्समैन, ये जरूर लर्न, आर्थर मिलर का डेथ ऑफ अ सेल्समैन, एज वेल एज थिएटर ऑफ एब्जर्ड एंड पोइट्री ऑफ एलन बज की पोइट्री पर रहा। बीट राइटर है, बीट राइटर्स मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको थिएटर ऑफ एब्जर्ड पढ़ाया है, कुछ बताया था कैसे। और प्रोज फिक्शन में सैमुअल पढ़ा, कोर्ट वाने गेट पर जोसेफ है असर देखने को मिलता है। लेकिन कुछ नाम है जैसे फ्रांस काफ्का है, बर्टॉल्ट ब्रेच है, यूजीन ओनील है, और इसका जो पता अब ऊंचाई पर कब से कब तक था, 10 से 25 तक था। जर्मनी में इसका पतन हुआ, फिर कई जगहों पर इसका असर देखने को मिलता है। उनमें से एक बड़ा नाम अमेरिकन ड्रामेटिस्ट आर्थर मिलर का ड्रामा डेथ ऑफ अ सेल्समैन है। एलन जिसबर्ग पे देखने को मिलता है। सैमुअल बेकेट जो ड्रामेटिस्ट प्रोज राइटर, उनमें देखने को मिलता है। जोसेफ हेलर कॉमेडियन है, थॉमस पिंचन की कॉमेडी इस पर देखने को मिलता है। तो टुडे व्हाट आई हैव डन, टुडे आई हैव टेकन एक्सप्रेशनिज्म या इन सब चीजों को जो है लिया गया है, एंड आई थिंक दैट यू गॉट इट, आपको समझ में इसके साथ इशू नहीं है या कोई ऐसा विशेष प्रॉब्लम नहीं है। तो नाउ कंक्लूडिंग हियर, क्योंकि अभी 8:30 बजे से आपको, या जो लोग एलटी वाले में है वहां पे कोई बातें नहीं।